हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो बिजनेस स्टडीज का जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस को करेंगे और एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। जैसा कि आपको पता है कि सीयूईटी का एग्जाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों की एडमिशन के लिए। तो अगर आप लोग सही तरीके से और एक पूरे जोर शोर से अगर आप इन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को या फिर इन सब सारे क्वेश्चंस को अगर करेंगे तो हो सकता है कि आई होप सो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आएंगे। मैंने जो है वो इकोनॉमिक्स को भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर जाहिर सी बात है जिसने अगर बिजनेस स्टडीज लिया होगा उसने इकोनॉमिक्स का भी पेपर देना है। अगर नहीं देना है तो फिर अलग अलग भी आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स का भी वीडियो जो है वो अपलोडेड है वहां पर, और हर रोज जो है कुछ ना कुछ मैं अपलोड करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, हर रोज तो हालांकि नहीं हो पा रहा है, लेकिन जितना भी हो रहा है, लेकिन एग्जाम जब नजदीक आएगा तो मैं हर रोज आप लोगों का जो वीडियो होगा वो एक तरीके से डाल के चलूंगा। तो आप लोग जरूर, और लास्ट में जो है वो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जब एग्जाम के लास्ट में रहता है तो हम वहां पर, या फिर जो जिस तरीके से पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ भी वहां पर मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर एक वीक में एक साथी हो गया या कुछ भी हो गया तो उसको भी आप लोग देखकर चल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट MENT होगा यहाँ पर। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका है 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल जो है वो दिया गया था हेनरी फ्योल के द्वारा, 14 प्रिंसिपल। दूसरा जो है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया? एक द्वारा FW के द्वारा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्या बोला गया? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन। क्या बोला गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? एक रिजिड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जैसे कि डॉक्टर होता है, कोई प्रिस्क्राइब करता है, सेम उसी तरीके से भाई प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जो भी हेनरी फ्योल FW के द्वारा दिया गया है वो एक रिजिड नहीं है कि आपको मानना ही मानना है। अगर आप इसको मानेंगे, तो अगर आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करके अगर बिजनेस को चलाएंगे तो हो सकता है आपका बिजनेस जो है वो थोड़ा इम्प्रूव वे में चले और आप अपनी एनालिसिस जो है वो सही तरीके से कर पाए, मतलब चेक एंड बैलेंस करके अच्छे तरीके से चल सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन है, दिस कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन सो डिमांड। है कि नहीं, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक तरीके से चेंज किया जा सकता है एज पर द सिचुएशन, एज पर द मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैनेजर सोच रहा है कि भाई उसका व्यू है कि हम इस तरीके से चलेंगे, तो हो सकता है अगर उसका स्ट्रेटेजी काम कर जाए तो हमेशा से रिजिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिजिड है भी नहीं। तो व्हाट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन इंडिकेटेड इन द अबव स्टेटमेंट। तो कौन सा जो नेचर है वो इंडिकेट किया गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, वो नेचर कैसा है? तो नेचर कैसा है इसका? फ्लेक्सिबल नेचर है। सिंपल सी बात है कि अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो आप क्या होगा कि जो चीजें हो जाएंगी वो रिजिड हो जाएंगी, और रिजिड हो जाएंगे तो वो कोई भी किसी भी चीज के लिए वो ठीक नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमेशा से उसका नेचर क्या रहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज फ्लेक्सिबल नेचर। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो नेचर रहता है, ठीक है, उसका नेचर क्या है? फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि पीछे ऊपर वाले केस में डिस्कस किया गया है। आगे आते हैं, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स द फेयल्स। ठीक है, फेयल फेयल फेयल्स जो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। क्या बोला गया? जो फेयल्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी है, फेयल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी क्या बोलता है भाई? हमारा प्रिंसिपल इक्विटी ये बोलता है कि हेनरी फ्योल का, वो ये बोलता है कि भाई सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपके कौन से या कोई से भी लेवल में काम कर रहा हो बंदा। तो बोला गया विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट वायलेट करता है क्या? फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। कौन करता है भाई? तो डिफरेंशियल प्राइस वेजेस सिस्टम। तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा कि भाई जो साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो FW टेलर के द्वारा दिया गया है, ठीक है, FW टेलर के द्वारा दिया गया, वो यही बोलता है कि भाई सब लोगों का जो अच्छा काम कर रहा है उसका वेजेस ज्यादा होना चाहिए, मतलब डिफरेंशियल वेजेस होना चाहिए, ताकि जो है मोटिवेशन मिल सके लोगों का। तो वो एज पर द मैनेजर डिपेंड करेगा कि आप कौन से प्रिंसिपल को मान रहे हैं, क्या आप फ्योल के प्रिंसिपल को मान रहे हैं या FW टेलर के। तो यहाँ डिफरेंशियल जो प्राइस वेजेस सिस्टम है कि वो लागू करना चाहिए कि जो जितने अच्छे तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर रहा है उसकी सैलरी ज्यादा होना चाहिए, ना कि
सब लोगों को इक्वल सैलरी देना चाहिए, क्योंकि इक्वल से आया कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको आप इक्वल रेम्युनरेशन या फिर सैलरी दे सकते हैं एज पर द हेनरी फियोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वायलेट्स द यूनिटी ऑफ कमांड, कि कौन सा टेक्निक ऑफ जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, वो वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को। तो टेक्निक्स आपको पता होने चाहिए भाई। तो यहाँ पर कौन है, फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या करता है, फंक्शनल फोरमैनशिप। इसमें क्या बोला, फंक्शन के आधार पर आप जो वर्कर्स है उनको आप एक तरीके से बांट सकते हैं, या उनको काबिलियत के अनुसार आप बांट सकते हैं। और कोई एक्टिव टीम होगा, एक थोड़ा सा भाई जो स्लो भी काम चलेगा तो वो चलेगा, तो आप उसके हिसाब से भी चीजों को लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप जो टेक्निक है अब साइंटिफिक मैनेजमेंट, वो वायलेट करता है यूनिटी ऑफ कमांड को। ठीक है, तो जो कि यूनिटी ऑफ कमांड किसके द्वारा दिया गया, हेनरी फियोल के द्वारा दिया गया है। ठीक है यूनिटी ऑफ कमांड जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो उसको वायलेट करता है कौन सा, साइंटिफिक प्रिंसिपल मैनेजमेंट, तो टेक्निक जो फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, आई होप सो चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, according to according to which principle of management organization should have a chain of authority। क्या बोला गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास चेन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, चेन होना चाहिए, कम्युनिकेशन दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। क्या बोला कि मैनेजमेंट जो होना चाहिए, मैनेजमेंट जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टॉप से लेकर बॉटम तक, टॉप टू बॉटम अप्रोच को लेकर चलना चाहिए हमेशा, कि टॉप में जो है डिसीजन पॉलिसीज वगैरह बननी चाहिए और उसको मैनेजर्स के थ्रू जो है बॉटम अप्रोच के थ्रू ले जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किसके बारे में बात किया गया, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर बात किया गया सब ऑर्डिनेट टू द जनरल इंटरेस्ट, या स्केलर चेन के बारे में, या स्पिरिट डिकॉर्पोरेशन, या फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि शुड बी फॉलोड बाय द मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। ऑर्गेनाइजेशन हैव अ चेन ऑफ अथॉरिटी, एक चेन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए जो कि एक तरीके से स्केलर चेन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर स्केलर चेन होगा, स्केलर चेन होगा तो ऐसे करके एक बंदा जो है वो ऐसे करके चल रहा है, दूसरा जो है वो इस तरीके से डिसीजन लेके चल रहा है। अगर बीच में इधर से एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ बातचीत चल रहा है, उसको हम लोग गैंग प्लैंक बोलते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट 1 का बंदा डिपार्टमेंट 2 के बंदे से अगर कोई मिलजुल कर काम कर रहा है तो ठीक है, वैसे अगर कर रहा है तो स्केलर चेन के थ्रू जो है वो काम किया जा सकता है। तो वही बात बोला गया, यहाँ पर चेन के बारे में बात किया है भाई, तो आप जरूर यहाँ पर याद रख सकते हैं अथॉरिटी के तौर पर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया भाई, यहाँ पर समझिए, बोला गया है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएगा, तो आप लोग ध्यान से जरूर देख के चलिएगा। यहाँ बोला गया इनिशिएटिव। ठीक है, इनिशिएटिव से किस तरीके से रिलेशन है, कि भाई इनिशिएटिव से क्या रिलेशन है। ठीक है, इनिशिएटिव का है टू इम्प्लीमेंट अ गुड सजेशन सिस्टम्स, आपकी सजेशन सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये हो सकता है। रेम्यूनरेशन का मतलब जो फेयर वेजेस एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब क्या होगा, बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए का 2 बी का 4, ए का 2 बी का 4, ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, ए और सी में आंसर कोई ना कोई, क्योंकि ए का 2 बी का 4, यहाँ पे ए का 2 बी का 4। अब सी का देखते हैं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, टू इंश्योर द ऑल एम्प्लॉयज थ्रू अ काइंडनेस एंड जस्टिस, कि सब लोगों को जो है आप एक तरीके से एक जैसा मान के चलिए, जितने भी आपके कंपनी में एम्प्लॉयज हैं उनको सही तरीके से आप एक सैलरीज वगैरह देके चलिए, काइंडनेस भी सब लोगों के प्रति दिखाइए। ऐसा ना हो कि एक बंदे के प्रति आप बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, दूसरे तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं, दूसरे दूसरे बंदे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, जस्टिस सबको आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, किसी एक बंदे को जस्टिस दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, सी का 1 तो डी का हो जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो, क्योंकि डिसिप्लिन किससे रिलेटेड है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट, कि अगर एग्रीमेंट फेयर होगा एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में, इसका मतलब क्या है कि जो है डिसिप्लिन है वहां पर, कि प्रॉपर तरीके से ना नियम कानून से वहां पर बंदे को रखा जाता है, काम करवाया जाता है। ठीक है, तो ये भी 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6th क्वेश्चन आते हैं, डैश डैश इज द साइंटिफिक टेक्निक, या फिर विच इज द कौन सा साइंटिफिक टेक्निक है थ्रू विच एफ डब्ल्यू टेलर डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन। उसने यही बात बोला कि कौन सा जो साइंटिफिक टेक्निक है जिसके थ्रू उसने बोला है कि असेंबली लाइन को डिवाइस किया है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए असेंबली लाइन के बारे में। तो बोला गया है असेंबली लाइन में क्या होता है कि आप जैसे कोई कार की कंपनी है, ठीक है, कार कैसे बनाती है, पहले भाई उसका इंजन तैयार होता है, फिर उसका टायर फिट होता है। ठीक है, फिर टायर फिट होने के बाद फिर से उसमें पेंटिंग डेंटिंग होता है, फिर उसके बाद ग्लास फिट होता है, उसके बाद थोड़ा सा आगे लेकर फिनिशिंग टच दिया जाता है। तो ये असेंबली लाइन है। तो यहाँ पर असेंबली लाइन के कॉन्सेप्ट को डिवाइस करने के बारे में बात किया गया कि मेथड को स्टडी करिए अच्छे तरीके से और चीजों को लेकर चलिए। तो इसके बारे में
यहाँ पर बात किया गया है। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। कि मेथड के हिसाब से चलिए कि मेथड आपका किस तरीके से होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप चीजों को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, 7th आते हैं, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है क्वेश्चन, बोला गया पीपल्स एंड मटेरियल्स मेड बाय द सुटेबल प्लेस एट अप्रोप्रिएट टाइम विथ फॉर अ मैक्सिमम एफिशिएंसी, किससे रिलेटेड है भाई? तो अगर देखा जाए तो ऑर्डर से रिलेटेड है कि नहीं, कि जो ऑर्डर है वो पूरे समय पर किया जा रहा है, मतलब सही समय है ना, कि पीपल जितने भी काम कर रहे हैं और जो जितना भी मटेरियल काम कर रहा है, उनको जितना भी ऑर्डर दिया गया है या जिस भी ऑर्डर पर जो काम करना चाह रहे हैं वो लोग, वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और टाइमली काम को पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब उसका करेक्ट क्या होगा, ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 सब में है, इसमें नहीं है, छोड़ दो इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दिस प्रिंसिपल रिजेंबल्स विद अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, मिलिट्री में क्या होता है, यूनिटी ऑफ कमांड ज्यादातर चलता है, जैसा सारे लोग करते हैं वैसे ही, मतलब वहां पर ज्यादातर आपको नहीं देखने को मिलेगा कि यूनिटी ऑफ कमांड आपका इधर से उधर हो रहा है, कि एक बंदा कोई दूसरे जगह पर चला गया, जिसको बोला गया वो कमांड को फॉलो नहीं कर रहा। जो भी बंदा कमांड को फॉलो नहीं करता है उनको एक तरीके से हो सकता है कि पोस्ट से भी निकाल दिया जा सकता है। तो हमेशा बी का 4 हो गया, तो बी का 4 इसमें राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, इट विल बी अ मिनिमम नीड ऑफ यूजिंग अ पेनल्टी। पेनल्टी का इस्तेमाल जो है वो कम किया जाएगा। एम्प्लॉय शुड गिवन अ रीजनेबल टाइम टू शो द रिजल्ट, मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। तो यहाँ पर डी का 3 हो जाएगा, इससे रिलेटेड डी का 3 हो जाएगा। और सी का हो जाएगा स्पिरिट डी कॉप्स, कि आई के जगह पर वी का इस्तेमाल करना चाहिए, वी वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए हर एक एम्प्लॉइज को। तो इसका मतलब मिनिमाइज करना चाहिए, नीड और पेनल्टीज वगैरह नहीं लगाना चाहिए, हमेशा चीजों को साथ में लेकर चलने की बात करनी चाहिए मैनेजर्स को। 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 8th क्वेश्चन में देखिए यही चीज है। अब देखते हैं आगे क्या है। क्या बोला गया यहाँ पर भाई, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन कि क्या किया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर सेपरेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग अच्छे से किया गया है और उसको एग्जीक्यूशन का जो फंक्शन है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब यार हमने प्लान बना लिया, अब उसको एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए तैयार है। तो इसका मतलब क्या है भाई, ए का ऑप्शन नंबर फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो प्लान को एग्जीक्यूट करता है वो एक्चुअल में कौन होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप के आधार पर किया जा सकता है। सेटिंग अ बेंचमार्क फॉर एवरी एक्टिविटी बिजनेस व्हिच आर एडेड टू प्रोडक्शन। हर एक बिजनेस को अपनी एक बेंचमार्क सेट करनी चाहिए। इसका मतलब वो किससे रिलेटेड है भाई, जो बी किससे रिलेटेड है, वन से रिलेटेड है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, वर्क जो है वो सही तरीके का होना चाहिए। एस्टिमेशन मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए ए का हो गया 4, ठीक है, ए का 4 हो गया, बी का हो गया 1, ठीक है, बी का 1, अच्छा ये 1 होगा भाई, और ये थर्ड होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर बी, एलिमिनेटिंग अ सुपरफ्लुअस वैरायटी ऑफ साइज एंड डायमेंशंस। इसका मतलब क्या है कि एलिमिनेट कर रहे हो आप, एलिमिनेट कर रहे हो मतलब क्या, सिंप्लीफाई कर रहे हो आप काम को, सिंप्लीफाई करना चाहिए। मिनिमाइजिंग कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमम कर रहे हो, इसका मतलब मेथड स्टडी का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हो। ठीक है, कि आप जो असेंबली लाइन है उसको एक तरीके से कंपोज करके चल रहे हो और चीजों को जो है शांति तरीके से लेकर चल सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं कि 9th में क्या मैच द फॉलोइंग, इसमें भी है। अब बोला गया यहाँ पर स्पीड बॉस। स्पीड बॉस से किससे रिलेटेड है भाई, स्पीड बॉस किससे रिलेटेड है, स्पीड टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, स्पीड बॉस जो है गैंग बॉस। अब गैंग बॉस क्या है, स्पीड बॉस क्या है कि भाई टाइमली कंप्लीट काम होना चाहिए, एकदम स्पीड के थ्रू होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। बी में आते हैं गैंग बॉस किससे रिलेटेड है भाई, गैंग बॉस कीप द मशीन एंड टूल्स रेडी फॉर द वर्क, कि हमेशा जो टूल्स है वो सब पूरा रेडी रहना चाहिए। रिपेयर वाले में क्या है भाई, रिपेयर वाले में है कि आपको चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन, रिपेयर वाले में ये है। ठीक है, और इंस्पेक्टर में चेकिंग द क्वालिटी ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या हो गया, ए का हो गया, ए का हो गया, ए का हो गया 4, ए का हो गया 4, ठीक है, बी का हो गया आपका, ठीक है, गैंग बॉस का क्या, कीपिंग मशीन टू द वर्क, प्रॉपर मशीन कंडीशन। हाँ ठीक है, रिपेयर वाले में क्या होगा, रिपेयर बॉक्स में प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, कीप द वर्किंग टूल्स एंड रेडी फॉर द वर्क, गैंग प्लैंक। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, बी का 1 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा भाई, सी का देखिए यहाँ पर रिपेयर बॉस क्या कर रहा है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए भाई। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ मशीन एंड टूल्स हमेशा रेडी रहना चाहिए। इसका रिपेयर बॉस मतलब सी हो जाएगा। तो सी का क्या हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 3। ठीक है, तो डी का 3, तो ए का 4 है, बी का 1 है,
सी का 2, अच्छा सी का यहाँ पर 2 होगा भाई, यहाँ पर 3 होगा, थोड़ा सा ये ऑप्शन में गड़बड़ है, ठीक है चलिए। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कौन से स्टेटमेंट जो है वो आपको फॉल्स देखने को मिल रही है, किससे रिलेटेड, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपीरियंस एंड कलेक्टिव ऑफ विजडम ऑफ मैनेजर्स, हाँ एक्सपेरिमेंटेशन से बनाया गया है प्रॉपर, मतलब ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, हाँ रिजिड भी नहीं है, मतलब ये भी ट्रू है। मैनेजमेंट एम टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, हाँ मैनेजमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को चेंज करने के बारे में सोचते हो कि हमारा हमारे हमारे मैनेजमेंट की टीम है वो किस तरीके से चेंज कर सकती है। यहाँ बोला गया द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन द कॉन्टीजेंट, नहीं हर एक सिचुएशन में जो चीजें हैं वो लागू हो सकती है, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल इसमें गलत होगा, इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, मतलब ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बेसिक बेसिक, बाकी आने वाले समय में इससे रिलेटेड मैं केस बेस्ड स्टडीज और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो पहले हम लोग एक सिंपल सिंपल एमसीक्यूज वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद चीजें को हम लोग आगे करके देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में।